मुस्लिम तुर्क आक्रमणों के समय भारत की राजनीतिक दशा। मुस्लिम तुर्क आक्रमणों के समय भारत की राजनीतिक दशा। भारत में मुस्लिम, विशेषतः तुर्क, आक्रमणों के आरंभिक काल 8वीं से 12वीं शताब्दी की राजनीतिक स्थिति अत्यंत विखंडित, प्रतिस्पर्धात्मक और असंगठित थी। यह वह समय था जब उपमहाद्वीप की शासन संरचना कई छोटे बड़े राज्यों में विभाजित थी और कोई भी ऐसी केंद्रीकृत शक्ति विद्यमान नहीं थी जो पश्चिमोत्तर दिशा से आने वाली विदेशी शक्तियों का प्रभावी प्रतिरोध कर पाती। इस राजनीतिक बिखराव ने तुर्क आक्रमणों को न केवल संभव बनाया, बल्कि आगे चलकर दिल्ली सल्तनत की स्थापना का मार्ग भी प्रशस्त किया। इस संपूर्ण स्थिति को समझने के लिए उत्तर, पश्चिम, मध्य, पूर्व और दक्षिण भारत की शक्तियों का विश्लेषण आवश्यक है। पश्चिमोत्तर भारत की स्थिति सबसे अधिक अस्थिर थी। सिंध और पंजाब क्षेत्र में शाही, हिंदुशाही और स्थानीय प्रमुख अपनी शक्ति को सुरक्षित रखने में संघर्षरत थे। ये राज्य आपसी प्रतिस्पर्धा और सीमित संसाधनों के कारण अरबों और तुर्कों के सैन्य दबाव का सामना नहीं कर सके। 8वीं शताब्दी में सिंध के ब्राह्मण शासक दाहिर के पतन के बाद यह क्षेत्र अरब प्रभाव में आ गया और 10वीं, 11वीं शताब्दी में यहाँ तुर्क शक्ति लगातार मजबूत होती रही। पंजाब में जयपाल और आनंदपाल जैसे हिंदुशाही शासकों ने घोर प्रतिरोध अवश्य किया, परंतु राजनीतिक अकेलेपन और सामरिक संसाधनों की कमी के कारण वे तुर्क शक्ति के सामने टिक नहीं पाए। यह क्षेत्र भारत का वह पहला दरवाजा था जिसे एकीकृत नेतृत्व के अभाव में संरक्षित नहीं किया जा सका। राजस्थान और पश्चिमोत्तर मध्य भारत में राजपूत राज्यों का उभार अवश्य हो रहा था, परंतु ये राज्य भी परस्पर प्रतिस्पर्धा और असहयोग से घिरे थे। शाकंभरी के चहमान, गुजरात के चालुक्य, जालौर सिवाना के परमार, गहलोत, परिहार और अन्य स्थानीय कुल सामरिक रूप से शक्तिशाली होते हुए भी एकसमान राजनीतिक रणनीति विकसित नहीं कर सके। प्रारंभिक तुर्क दबावों पर वे क्षेत्रीय प्रतिरोध अवश्य प्रस्तुत करते थे, परंतु यह प्रतिरोध संयुक्त नहीं था। यही कारण है कि जब बाद में 1180 के दशक में तुर्क प्रभाव तेज हुआ, तब राजपूतों की पारस्परिक ईर्ष्या और स्वतंत्र नीति उनके लिए हानिकारक सिद्ध हुई। मध्य भारत में परमारों का साम्राज्य, विशेषतः भोज के समय, अत्यंत प्रतिष्ठित था, परंतु भोज के बाद परमार सत्ता आंतरिक संघर्ष, उत्तराधिकार विवाद और पड़ोसी राज्यों के दबाव से कमजोर हो चुकी थी। इस समय कालचुरियों और चंदेलों ने भी स्वतंत्रता अवश्य प्राप्त कर ली थी, परंतु वे भी एक दूसरे से संघर्षरत थे और किसी संगठित उत्तर पश्चिम नीति पर विचार नहीं कर रहे थे। चंदेलों की शक्ति 12वीं शताब्दी में क्षीण हो चुकी थी और कालचुरी राज्य भी गंगाओं और परमारों के मध्य निरंतर लड़ाइयों में उलझा हुआ था। उत्तर भारत में कन्नौज का राजनैतिक महत्व समाप्त प्राय था। प्रतिहारों के पतन के पश्चात गहड़वाल वंश अवश्य उभरा, परंतु उनके पास पश्चिमोत्तर आक्रमणों से निपटने की सैन्य शक्ति नहीं थी। गहड़वाल राजनीति मुख्यतः काशी प्रयाग केंद्रित धार्मिक राजकीय सत्ता थी, जो सामरिक रूप से उतनी प्रभावी नहीं थी कि पंजाब, राजस्थान क्षेत्र के आक्रमणों का एकीकृत प्रतिरोध कर सके। पूर्वी भारत में पालों का पतन और सेन वंश का उदय हो चुका था। यद्यपि विजयसेन और बल्लाल सेन ने एक मजबूत पूर्वी साम्राज्य बनाया, परंतु यह शक्ति उत्तर पश्चिम आक्रमणों से भौगोलिक रूप से दूर थी। उनकी नीतियां बंगाल, बिहार के आंतरिक मामलों, कृषक संरचना और समुद्री व्यापार की ओर केंद्रित थीं। वे पश्चिमोत्तर क्षेत्र की विषम परिस्थिति में योगदान देने की स्थिति में नहीं थे। दक्षिण भारत की राजनीतिक स्थिति अपेक्षाकृत स्थिर थी। चोल, पश्चिमी चालुक्य, होयसल, काकतीय और पांड्य ये सभी शक्तिशाली थे, परंतु वे उत्तरी आक्रमणों से दूर थे और उनके राजनीतिक हित दक्षिण के व्यापार,
समुद्री विस्तार और कावेरी तुंगभद्रा गोदावरी तटों के नियंत्रण तक सीमित थे। दक्षिण भारतीय शक्तियों के लिए तुर्क खतरा तत्काल नहीं था, इसलिए उन्होंने किसी भी प्रकार का व्यापक अखिल भारतीय प्रतिरोध विकसित नहीं किया। इस संपूर्ण परिदृश्य की सबसे बड़ी विशेषता थी राजनीतिक विखंडन। भारत एक केंद्रीकृत राजनीतिक इकाई नहीं था, बल्कि अनेक क्षेत्रीय राजवंशों का समूह था, जो अपने अपने हितों के अनुसार नीति बनाते थे। किसी राष्ट्रीय या सामूहिक प्रतिरोध की भावना विकसित नहीं हुई। राजपूत वंश वीरता, मर्यादा और स्वतंत्रता के प्रतीक अवश्य थे, परंतु पारस्परिक सहयोग के अभाव ने उनकी सामरिक क्षमता को विभाजित कर दिया। परमार, चालुक्य, चाहमान, गहलोत, परिहार, चंदेल, कालचुरी सभी अपनी अपनी सीमाओं में शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे, परंतु कोई भी ऐसी संगठित नीति नहीं थी जो पश्चिमोत्तर आक्रमणों के विरुद्ध एकजुट हो सके। दूसरी ओर तुर्क शक्ति अत्यंत संगठित, संसाधन समृद्ध और लगातार युद्ध अनुभवी थी। उनकी सैन्य संरचना, सेनानायक व्यवस्था, घुड़सवार सेना, हल्की तीव्र गति और राजनीतिक धार्मिक एकजुटता ने उन्हें एक फॉर्मिडेबल शक्ति बनाया। भारत के बिखरे हुए राज्य इस संगठित शक्ति के सामने धीरे धीरे कमजोर होते गए। समग्रतः मुस्लिम तुर्क आक्रमणों के समय भारत की राजनीतिक दशा विखंडन, प्रतिस्पर्धा, असंगठित शक्ति, सामंतवाद और क्षेत्रीयता से चिह्नित थी। कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी और न ही कोई व्यापक सामूहिक रक्षा नीति। यही कारण है कि प्रारंभिक प्रतिरोध के बावजूद भारतीय राज्य तुर्क आक्रमणों को प्रभावी रूप से रोक नहीं पाए और अंततः उत्तर भारत तुर्क शासन के अधीन चला गया। तुर्क आक्रमण के कारण तुर्क आक्रमण के कारण भारतीय उपमहाद्वीप पर तुर्क आक्रमण मध्यकालीन इतिहास की एक निर्णायक घटना है, जो न केवल उत्तरी भारत की राजनीतिक संरचना को बदलता है, बल्कि उपमहाद्वीप की सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक दिशा को भी गहराई से प्रभावित करता है। तुर्क शक्तियों के इन आक्रमणों के मूल कारण बहुआयामी थे: राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक, धार्मिक और भू-रणनीतिक। इन्हें समझे बिना उस व्यापक ऐतिहासिक प्रक्रिया का वास्तविक स्वरूप स्पष्ट नहीं होता, जिसने भारतीय इतिहास को मध्यकालीन चरण में प्रवेश कराया। तुर्क आक्रमण का पहला बड़ा कारण था मध्य एशिया का राजनीतिक दबाव और तुर्क समुदायों का पश्चिम एवं दक्षिण की ओर विस्थापन। कराखानियों, सेल्जुकों और अन्य तुर्क जातीय समूहों के उभार ने कई छोटी तुर्क शाखाओं को पश्चिम एशिया, ईरान, अफगानिस्तान और अंततः भारत की दिशा में धकेल दिया। यह विस्थापन केवल प्रवास नहीं था, बल्कि समाधान की तलाश में किए गए सैन्य राजनीतिक प्रयासों का हिस्सा था। तुर्क आक्रमण का दूसरा प्रमुख कारण था भारत की राजनीतिक विखंडन स्थिति। 11वीं-12वीं शताब्दी में भारत की राजनीतिक इकाइयां, राजपूत वंश, प्रांतीय राज्यों और आपसी स्पर्धा में उलझे हुए सामंत, किसी संयुक्त शक्ति का निर्माण नहीं कर सके। कन्नौज, अजमेर, गुजरात, मालवा, बंगाल, कश्मीर, उत्तर पश्चिम के शाही और मुल्तान सिंध की इस्माइली सत्ता, ये सब स्वतंत्र, परंतु परस्पर अविश्वासी और विखंडित राजनीतिक इकाइयां थीं। इस विखंडन ने भारत को बाहरी आक्रमण के प्रति अत्यंत संवेदनशील बना दिया। तुर्क आक्रमण का तीसरा महत्वपूर्ण कारण था भारत की अपार आर्थिक संपन्नता। मध्य एशिया और ईरान के रेगिस्तानी, शुष्क क्षेत्रों से आने वाली तुर्क शक्तियों के लिए भारत की उपजाऊ भूमि, सुव्यवस्थित नगर, संपन्न मंदिर, व्यापारिक मार्ग और सुव्यवस्थित सिंचाई प्रणाली अत्यंत आकर्षक थी। भारतीय मंदिर, विशेषकर गुजरात, राजस्थान और मध्य भारत में धन भंडारों का स्वरूप रखते थे, जो आक्रमणकारियों को समृद्धि का प्रत्यक्ष स्रोत दिखाई देते थे।
महमूद गजनवी के आक्रमणों में मंदिर संपत्ति लूट का यह पहलू स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। चौथा कारण था उस समय की धार्मिक व राजनीतिक विचारधारा का प्रभाव। इस्लामी विस्तारवाद, जिसे इस्लामी राज्य विचारधारा और जिहादी राजनीति का समर्थन प्राप्त था, तुर्क शासकों के सैन्य राजनीतिक अभियानों को वैधता प्रदान करता था। इस विचारधारा का सीधा अर्थ यह नहीं कि आक्रमण पूरी तरह धार्मिक थे, परंतु इस्लामी संसार का राजनीतिक विस्तार और गैर इस्लामी क्षेत्रों पर प्रभुत्व स्थापित करना उस समय के मुस्लिम शासकों के लिए स्वीकृत और वैध लक्ष्य था। तुर्क आक्रमण का पांचवा कारण था सीमावर्ती क्षेत्रों की कमजोरी और अस्थिरता। मुल्तान और सिंध के शासक इस्माइली फातिमी प्रभाव में थे और राजनीतिक रूप से अत्यंत कमजोर थे। अफगानिस्तान के माध्यम से भारत का प्रवेश द्वार, कंधार, गजनी, पेशावर और तक्षशिला, इन सभी क्षेत्रों में गहन राजनीतिक परिवर्तन हो रहे थे। इस परिवर्तित परिस्थितियों ने तुर्क शक्तियों को भारत में प्रवेश को आसान बनाया। तुर्क आक्रमण का छठा महत्वपूर्ण कारण था भारत का सामरिक तैयारी का अत्यंत निम्न स्तर। राजपूत शक्तियां वीरता, युद्ध मान और व्यक्तिगत शौर्य को प्रमुख मानती थी, परंतु उनकी सेना सामरिक रणनीतिक दृष्टि से संगठित नहीं थी। कैवलियर्स की तरह लड़े जाने वाले युद्ध तुर्कों की अनुशासित घुड़सवार सेना, धनुर्विद्या और तेज आक्रमण रणनीति के सामने टिक नहीं सके। राजपूत राज्यों में केंद्रीकृत सैन्य प्रशासन का अभाव, अंतर्राज्यीय सैन्य सहयोग की कमी और सुदूर सीमाओं पर राजनीतिक उदासीनता भी भारत की कमजोरी के मुख्य कारण थे। तुर्क आक्रमण का सातवां कारण था तुर्क अफगान शासकों के बीच आपसी प्रतिस्पर्धा, जिसने भारत को उनकी महत्वाकांक्षाओं का लक्ष्य बना दिया। गजनवी, गोरी, गजनी, गुर और कराखानी सेल्जुक हितों के टकराव ने भारत को एक संभावित विस्तार क्षेत्र बना दिया, जहां सफलता प्राप्त कर वे अपनी प्रतिष्ठा और वैधता बढ़ा सकते थे। अंततः तुर्क आक्रमण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारण था भारत और मध्य एशिया के बीच व्यापारी मार्गों पर प्रभुत्व की प्रतियोगिता। सिंध मुल्तान लाहौर का व्यापार मार्ग इस्लामी जगत के लिए सामरिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। इस मार्ग पर नियंत्रण स्थापित करना तुर्क शासकों के लिए एशिया की राजनीति में अपनी स्थिति मजबूत करने का साधन था। समग्रतः तुर्क आक्रमण केवल सैन्य घटनाएं नहीं थे, बल्कि एक व्यापक भू-राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक प्रक्रिया का परिणाम थे, जिसने भारतीय इतिहास को स्थायी रूप से बदल दिया। भारतीय राज्यों की विखंडन स्थिति, सामरिक तैयारी की कमी और आर्थिक संपन्नता ने इन आक्रमणों को और भी आसान बना दिया। तुर्कों के प्रारंभिक आक्रमण। सबुक्तगीन, तुर्क आक्रमणों का प्रथम चरण। तुर्क अफगान आक्रमणों के इतिहास में सबुक्तगीन वह आरंभिक व्यक्तित्व है जिसने भारत पर होने वाले आगामी आक्रमणों की राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार की और हिंदुकुश क्षेत्र में एक संगठित, बाहरी और आक्रामक शक्ति का निर्माण किया। उसका शासनकाल 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का है, एक ऐसा समय जब मध्य एशिया, खुरासान और अफगान क्षेत्र में तुर्क सैन्य दास प्रथा, इस्लामी सुल्तनतों के विस्तार और क्षेत्रीय सत्ता संघर्ष का प्रभाव गहरा रहा था। सबुक्तगीन ऐसे ही सैन्य राजनीतिक वातावरण का परिणाम था, जिसने आगे चलकर भारत पर इस्लामी हमलों की दिशा को निर्णायक रूप से प्रभावित किया। सबुक्तगीन मूलतः एक तुर्क दास, घीलमन, था। अलप्तगीन, जो गजनी का संस्थापक माना जाता है, ने उसे खरीदकर सैन्य सेवा में लगाया। सबुक्तगीन की योग्यता, सैन्य कौशल और निष्ठा ने उसे तेजी से उच्च पदों तक पहुंचाया। अलप्तगीन की मृत्यु के बाद गजनी में सत्ता संघर्ष आरंभ हुआ और अंततः सबुक्तगीन ने अपनी योग्यता से गजनी के सिंहासन पर अधिकार कर लिया। यह घटना केवल एक व्यक्ति के उभार का संकेत नहीं थी,
बल्कि तुर्क दास सैनिकों की नई सैन्य राजनीतिक शक्ति का भी प्रमाण थी। सबुक्तगीन ने गजनी को एक संगठित, सैन्य केंद्रित, आक्रामक इस्लामी राजशक्ति में परिवर्तित किया। उसके समय में खुरासान और हिंदुकुश क्षेत्र में सुल्तनतों का विस्तार इस्लामी सैन्य राजनीतिक प्रकृति का प्रमुख उदाहरण था। तुर्क सुल्तानों के लिए भारत का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र अवसर भी था और चुनौती भी। यह क्षेत्र न केवल सामरिक रूप से महत्वपूर्ण था, बल्कि आर्थिक रूप से समृद्ध तथा राजनीतिक रूप से विभाजित भी था। सबुक्तगीन का भारत से पहला महत्वपूर्ण संपर्क जयपाल, हिंदू शाही शासक, के माध्यम से हुआ। जयपाल का राज्य काबुल, उड्यान, कश्मीर और पंजाब क्षेत्र की एक प्रमुख शक्ति था। वह गजनी के उभार को अपनी उत्तरी सीमा के लिए गंभीर खतरा मानता था। जयपाल ने सबुक्तगीन के विरुद्ध सैन्य अभियान चलाया, परंतु कठोर भौगोलिक परिस्थितियों, आंतरिक असंगठित सेना और राजनीतिक परिस्थितियों के कारण वह सफल नहीं हो सका। सबुक्तगीन और जयपाल के बीच हुए संघर्षों ने भारत की उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर तुर्क हिंदू संघर्ष की पहली स्पष्ट रेखा खींची। सबुक्तगीन ने इन संघर्षों में सामरिक कुशलता से विजय प्राप्त की और पंजाब के क्षेत्रों पर प्रभाव स्थापित किया। जयपाल को पीछे हटना पड़ा और यह पराजय हिंदू शाही शक्ति के पतन की शुरुआत थी। सबुक्तगीन ने भारत पर बड़े आक्रमण नहीं किए, परंतु उसने भारत के खिलाफ तुर्क रणनीति का ढांचा तैयार कर दिया। यह रणनीति आगे चलकर उसके पुत्र महमूद गजनवी और फिर गोरी के आक्रमणों का आधार बनी। सबुक्तगीन की नीति सीमांत विस्तार, भारतीय राज्यों की कमजोरियों का मूल्यांकन और रणनीतिक बिंदुओं पर नियंत्रण पर आधारित थी। उसका उद्देश्य तत्काल भारत को विजित करना नहीं था, बल्कि पंजाब और सिंध क्षेत्रों को इस प्रकार नियंत्रित करना था कि गजनी की सामरिक और आर्थिक शक्ति बढ़ सके। यही कारण है कि उसने जयपाल के विरुद्ध संघर्षों में पंजाब के अनेक क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया और स्थानीय सरदारों को अधीनता में लाया। सबुक्तगीन का भारत नीति का सबसे प्रभावशाली पहलू यह था कि उसने गजनी की राजनीति को भारत मुखी बना दिया। उससे पहले तुर्क शक्तियां मुख्यतः मध्य एशियाई संघर्षों में संलग्न थीं, परंतु सबुक्तगीन के बाद भारत की धन संपदा, व्यापार, शहरों की समृद्धि और राजनीतिक विभाजन गजनी वंश के लिए प्राथमिक लक्ष्य बन गए। यह परिवर्तन महमूद गजनवी के 17 आक्रमणों और बाद में गोरी के निर्णायक आक्रमणों की नींव था। इस प्रकार सबुक्तगीन स्वयं भले ही भारत में गहन विस्तार न कर सका हो, परंतु उसने वे सभी सैन्य, सामरिक और राजनीतिक आधार रेखाएं तैयार कर दी, जिनके ऊपर आगे के तुर्क अफगान आक्रमण क्रमशः विकसित हुए। उसका शासन भारत तुर्क संबंधों के इतिहास का आरंभिक लेकिन अत्यंत निर्णायक अध्याय है, एक ऐसा अध्याय जिसने उत्तर भारत की राजनीतिक संरचना को आने वाले 2 शताब्दियों के लिए बदलने की दिशा दे दी। महमूद गजनवी के आक्रमण। महमूद गजनवी के आक्रमण। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में महमूद गजनवी के आक्रमण एक निर्णायक मोड़ माने जाते हैं। ये आक्रमण न केवल उत्तर भारत की तत्कालीन राजनीतिक संरचना को हिला देते हैं, बल्कि उपमहाद्वीप में तुर्क अफगान शक्ति के भविष्य के प्रवेश का द्वार भी खोलते हैं। महमूद का उद्देश्य स्थायी राज्य की स्थापना नहीं था, वह मुख्यतः धन लूट, धार्मिक प्रतिष्ठा और राजनीतिक प्रभुत्व की आकांक्षा से प्रेरित था। उसकी महत्वाकांक्षा गजनी को मध्य एशिया का सबसे संपन्न साम्राज्य बनाना और इस्लामी जगत में अपनी धार्मिक सैन्य प्रतिष्ठा बढ़ाना थी। महमूद गजनवी का काल उत्तर भारत की राजनीतिक विखंडन, राजपूत वंशों के आपसी संघर्ष और केंद्रीय शक्ति के अभाव का काल था। कन्नौज के प्रतिहार पूरी तरह कमजोर हो चुके थे। पंजाब का हिंदू शाही राज्य अकेला मोर्चा संभाल रहा था। राजस्थान और आसपास के क्षेत्र में चाहमान, परमार, चंदेल, कलचुरी, चौहान,
सभी आपस में संघर्षरत थे। इस विभाजित शक्ति संरचना ने महमूद के लिए आक्रमण आसान बना दिए। जब उसका पहला बड़ा अभियान शाही नरेश जयपाल के विरुद्ध हुआ, तब से लेकर उसके अंतिम आक्रमण तक भारत कोई संयुक्त मोर्चा नहीं बना सका। महमूद का पहला निर्णायक अभियान वहीहिंद पेशावर के युद्ध के रूप में प्रसिद्ध है, जहां जयपाल की हार ने हिंदू शाहियों की शक्ति को कमजोर किया। जयपाल की पराजय और आत्मदाह की कथा यह दर्शाती है कि उत्तर पश्चिमी सुरक्षा तंत्र किस प्रकार ढह चुका था। इसके बाद महमूद ने अपनी शक्ति का केंद्र पंजाब की ओर बढ़ाया और धीरे धीरे शाही राज्य को नष्ट करते हुए लाहौर पेशावर क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया। इन प्रारंभिक विजयों के बाद महमूद ने भारत के भीतर गहरे प्रवेश करना शुरू किया। उसके प्रसिद्ध आक्रमणों में भटिंडा, थानेसर, मथुरा, कन्नौज, कालिंजर, भिलसा और विशेष रूप से सोमनाथ का अभियान शामिल है। प्रत्येक आक्रमण में उसकी रणनीति स्पष्ट थी: तेज गति से हमला, स्थानीय राजाओं की तैयारी से पहले निर्णायक आघात और धन संपदा को गजनी ले जाना। थानेसर का आक्रमण हिंदू धार्मिक प्रतिष्ठा पर प्रत्यक्ष आघात माना गया, क्योंकि वहां के मंदिर उसके अत्यधिक धनी होने के लिए विख्यात थे। मथुरा और कन्नौज के मंदिरों को देखकर महमूद ने स्वयं आश्चर्य प्रकट किया, परंतु उसका सबसे प्रसिद्ध और प्रतीकात्मक अभियान 1025 में सोमनाथ का आक्रमण है। सोमनाथ का मंदिर न केवल धार्मिक केंद्र था, बल्कि समुद्री व्यापार का आर्थिक केंद्र भी था। महमूद ने मंदिर को ध्वस्त किया और अपार धन लूटकर गजनी ले गया। यह आक्रमण उसकी सैन्य धार्मिक प्रतिष्ठा का शिखर माना जाता है। इन आक्रमणों ने उत्तर भारत के सामाजिक आर्थिक ढांचे को भी झकझोर दिया। प्रमुख धार्मिक आर्थिक केंद्रों की लूट से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भारी क्षति पहुंची। लेकिन महमूद ने किसी बड़े क्षेत्र पर स्थायी शासन स्थापित नहीं किया, वह केवल पंजाब तक अपनी प्रशासनिक संरचना स्थापित कर पाया। फिर भी उसके द्वारा निर्मित यह आधार आगे चलकर तुर्क शक्ति के लिए भारत में प्रवेश का द्वार बन गया, जिसका उपयोग बाद में मोहम्मद गोरी ने किया। राजनीतिक दृष्टि से महमूद के आक्रमणों ने यह सिद्ध कर दिया कि भारत की तत्कालीन शक्ति संरचना आत्म विरोधों से भरी थी और कोई भी राजपूत वंश अपने पड़ोसी के साथ मिलकर बाहरी शक्ति के विरुद्ध एकजुट नहीं था। महमूद का लक्ष्य धन था, परंतु उसके आक्रमणों ने भारतीय राजनीति को स्थायी रूप से बदलने का मार्ग प्रशस्त किया। समग्रतः महमूद गजनवी के आक्रमण भारत के मध्यकालीन इतिहास का वह अध्याय है जो राजनीतिक विखंडन, धार्मिक प्रतीकवाद, सैन्य शक्ति और उत्तर भारत में तुर्क प्रभुत्व की शुरुआत, इन सभी को एक साथ समाहित करते हैं। महमूद गजनवी के आक्रमण प्रभाव। महमूद गजनवी के आक्रमणों का प्रभाव। महमूद गजनवी के आक्रमणों ने 11वीं शताब्दी के भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संरचना पर गहरा और दीर्घकालीन प्रभाव डाला। एक ओर ये आक्रमण तत्कालिक विनाश, लूट और राजनीतिक अस्थिरता का कारण बने, वहीं दूसरी ओर इन्होंने उत्तर पश्चिम भारत के शक्ति संतुलन को पूरी तरह बदल दिया। गजनवी के अभियान केवल आर्थिक लूट तक सीमित नहीं थे, वे उत्तर भारत की राजनीतिक दुर्बलता को उजागर करते हुए मध्यकालीन भारतीय इतिहास में एक नए युग की शुरुआत करते हैं। राजनीतिक दृष्टि से महमूद के आक्रमणों ने भारतीय उपमहाद्वीप की राजपूत सत्ता की कमजोरियों को स्पष्ट रूप से सामने ला दिया। हिंदू राज्यों के बीच व्याप्त खंडता, परस्पर संघर्ष, क्षेत्रीय ईर्ष्या और केंद्रीकृत राजनीति के अभाव ने आक्रमणों के प्रतिरोध को अत्यंत कमजोर कर दिया। गजनवी के लगातार आक्रमणों से यह स्पष्ट हुआ कि उत्तर भारत में कोई ऐसी एकीकृत शक्ति नहीं थी जो पश्चिमी सीमाओं की रक्षा कर सके। इस राजनीतिक दुर्बलता ने आगे चलकर इस क्षेत्र को तुर्क अफगान आक्रमणों के लिए एक खुला मार्ग प्रदान किया।
आर्थिक दृष्टि से इन आक्रमणों का प्रभाव अत्यंत व्यापक था। महमूद का लक्ष्य केवल धार्मिक उत्साह नहीं, बल्कि भारत की अपार संपत्ति थी। उसने मथुरा, कन्नौज, थानेश्वर, नागरकोट, सोमनाथ जैसे अत्यंत समृद्ध नगरों और मंदिरों को निशाना बनाया। उनकी लूट ने उत्तर भारत के अनेक आर्थिक केंद्रों को अधोलिखित कर दिया। मंदिर केंद्रित अर्थव्यवस्था का विनाश, ग्रामीण क्षेत्रों की लूट और व्यापार मार्गों में अस्थिरता ने उत्तर भारत की आर्थिक संरचना को कमजोर बनाया। इससे कई क्षेत्रों में आर्थिक पुनर्निर्माण की प्रक्रिया अनेक दशकों तक बाधित रही। सामाजिक प्रभाव भी उतने ही गहरे थे। इन आक्रमणों ने समाज में असुरक्षा, भय और अस्थिरता का भाव उत्पन्न किया। मंदिर महत्वपूर्ण सामाजिक संस्थाएं थीं। उनकी ध्वंस से समाज का आत्मविश्वास प्रभावित हुआ। उत्तर पश्चिम भारत में अनेक क्षेत्रों से जनसंख्या विस्थापन हुआ और लोग सुरक्षित स्थानों की ओर प्रवास करने लगे। इसके साथ ही राजनीतिक सरदारों और सामंती शक्ति समूहों के बीच सुरक्षा को लेकर नए गठबंधन बने, जिसने सामाजिक राजनीतिक संरचना को परिवर्तित कर दिया। धार्मिक दृष्टि से महमूद के आक्रमण अत्यंत संवेदनशील थे। उसने मंदिरों को निशाना बनाया, क्योंकि वे समृद्ध भी थे और धार्मिक प्रतीक भी। सोमनाथ, मथुरा और नागरकोट के मंदिरों का विनाश भारतीय धार्मिक सांस्कृतिक चेतना पर गहरा प्रभाव डालता है। इससे हिंदू धार्मिक समुदायों में एक प्रकार की रक्षा चेतना विकसित हुई, जो आगे चलकर राजपूत परंपरा में वीर धर्म और रक्षा धर्म के रूप में दिखाई देती है। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रभाव था भारतीय सीमाओं की सुरक्षा संरचना का विघटन। प्रतिहार साम्राज्य का पतन पहले ही उत्तर पश्चिमी सीमाओं को असुरक्षित बना चुका था। महमूद के आक्रमणों ने यह सिद्ध कर दिया कि भारतीय सीमा सुरक्षा असंगठित और कमजोर है। यही स्थिति आगे चलकर तुर्क अफगान आक्रमणों के लिए स्थायी मार्ग बन गई। गजनवी के आक्रमणों के बाद पंजाब और सिंध तुर्क प्रभाव में आते गए और यह क्षेत्र दिल्ली सल्तनत की स्थापना का आधार बना। सांस्कृतिक दृष्टि से महमूद के आक्रमणों ने भारतीय इस्लामी संपर्क की शुरुआती नींव रखी। यद्यपि उसका उद्देश्य स्थायी साम्राज्य स्थापित करना नहीं था, परंतु उसके पीछे छोड़े गए सैन्य कर्मियों, तुर्क अफगान समूहों और प्रशासनिक प्रभुत्व ने आगे के मुस्लिम शासन की आधारभूमि तैयार की। इस काल में भारत और मध्य एशिया के बीच संपर्कों में वृद्धि हुई, जिससे सांस्कृतिक आदान प्रदान के नए मार्ग भी खुले। समग्रतः महमूद गजनवी के आक्रमण केवल अल्पकालिक विनाश नहीं थे, उन्होंने उत्तर भारत की राजनीतिक एकता को अस्थिर, आर्थिक संरचना को कमजोर, सामाजिक मनोविज्ञान को आहत और सीमाओं को असुरक्षित बना दिया। यही वह ऐतिहासिक क्षण था जहां से उत्तर भारत पर तुर्क शासन की प्रक्रिया धीरे धीरे प्रारंभ होती दिखाई देती है, जिसका परिणति अंततः दिल्ली सल्तनत की स्थापना में हुई। मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना, मोहम्मद गौरी के आक्रमण। मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना, मोहम्मद गौरी के आक्रमण। मध्यकालीन भारत के इतिहास में मोहम्मद गौरी के आक्रमण एक निर्णायक मोड़ हैं, जिन्होंने न केवल उत्तर भारत की राजनीतिक संरचना को बदला, बल्कि दिल्ली में स्थापित होने वाले मुस्लिम मोहम्मद गौरी के आक्रमण। मध्यकालीन भारत के इतिहास में मोहम्मद गौरी के आक्रमण एक निर्णायक मोड़ हैं, जिन्होंने न केवल उत्तर भारत की राजनीतिक संरचना को बदला, बल्कि दिल्ली में स्थापित होने वाले मुस्लिम शासन की स्थायी नींव भी रखी। गजनी के महमूद की भांति गौरी का उद्देश्य केवल लूट खसोट नहीं था, उसका लक्ष्य एक स्थायी राज्य की स्थापना और हिंदुस्तान पर राजनीतिक आधिपत्य प्राप्त करना था। यही कारण है कि गौरी के आक्रमणों का स्वरूप अधिक संगठित, योजनाबद्ध और सामरिक दृष्टि से स्पष्ट था। गौरी की महत्वाकांक्षा, उसकी सैन्य रणनीति और उत्तर भारत की राजपूत राजनीति की विकसित स्थिति,
इन सबने मिलकर भारत में पहले मध्यकालीन मुस्लिम राजतंत्र की स्थापना का मार्ग बनाया। जनविदों के पतन के साथ ही मध्य एशिया और खुरासान की राजनीतिक स्थिति तेजी से बदल रही थी। इस्लामी सत्ता का केंद्र अब गजनी से हटकर गोर की पहाड़ियों में स्थित नए उदय होते साम्राज्य, गोरी साम्राज्य, की ओर चला गया। मोहम्मद गौरी ने इस उभरती सत्ता को संभाला और अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए भारत को सबसे उपयुक्त दिशा माना। कारण स्पष्ट थे। उत्तर भारत में राजपूत शक्तियां आपसी संघर्ष, सामंती प्रतिद्वंद्विता और प्रादेशिक असंगठित राजनीति में उलझी थी, जबकि पंजाब से लेकर हरियाणा तक का मार्ग गखनहीन और समतल था। इन परिस्थितियों ने गौरी को भारत में स्थायी राजनीतिक सत्ता बनाने का अवसर दिया। गौरी का पहला महत्वपूर्ण अभियान 1186 में हुआ, जब उसने लाहौर के शाही, हिंदू शाही राज्य को परास्त कर पंजाब पर कब्जा कर लिया। यह विजय अत्यंत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि पंजाब भारत का द्वार था और एक बार यह क्षेत्र उसके नियंत्रण में आने पर हिंदुस्तान का मार्ग खुल गया। शाही शासन के पतन के साथ ही वह बाधा समाप्त हो गई जिसने महमूद गजनवी के पश्चात लगभग एक शताब्दी तक विदेशी आक्रमणों को रोक रखा था। 1189 से 1190 के बीच गौरी ने आगे बढ़कर अचिनौरा, सतलुज और यमुना तक पहुंचने की रणनीति अपनाई। इस चरण में उसका लक्ष्य उत्तर भारत की सबसे शक्तिशाली राजपूत सत्ता, चाहमान, चौहान, को चुनौती देना था। पृथ्वीराज तृतीय की शक्ति, अजमेर दिल्ली का संगठित राज्य और उसकी सैन्य क्षमता गौरी के संदर्भ में सबसे बड़ी बाधा थी। अतः गौरी ने चरणबद्ध तरीके से किले, मार्ग और सामरिक बिंदुओं को अपने नियंत्रण में लेना शुरू किया। गौरी और पृथ्वीराज के बीच संघर्ष का निर्णायक चरण तराइन के युद्धों में सामने आया। 1191 ई के पहले तराइन युद्ध में पृथ्वीराज ने गौरी को पराजित किया, जिससे गौरी ने युद्ध रणनीति, मोहल तंत्र और घुड़सवार सेना की कमियों का अध्ययन कर नई तैयारी की। अगले ही वर्ष 1192 ई के दूसरे तराइन युद्ध में गौरी ने अपनी तुर्कीय घुड़सवार सेना, तेज धनुर्विद्या, घुड़सवार धनुर्धरों और युद्ध नीति के सहारे निर्णायक विजय प्राप्त की। यह युद्ध उत्तर भारत के इतिहास का वह बिंदु है जहां से राजपूत प्रभुत्व का अवसान और तुर्कीय मुस्लिम सत्ता का उदय प्रारंभ होता है। तराइन के पश्चात गौरी ने योजनाबद्ध तरीके से अजमेर, दिल्ली, मेरठ, बुलंदशहर, कोहराम, कानौज, बदायूं, बरेली और बंगाल तक की सीमाओं को नियंत्रित करने की नीति अपनाई। उसने इस विशाल क्षेत्र को शासित करने के लिए अपने सबसे विश्वस्त सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना प्रतिनिधि और गवर्नर नियुक्त किया। यही वह नियुक्ति थी जिसने बाद में दिल्ली में मुस्लिम सल्तनत की स्थापना का द्वार खोल दिया। 1194 में गौरी ने कन्नौज के गाहड़वाल राजा जयचंद्र को पराजित कर दिया। कन्नौज की यह विजय केवल एक राजनीतिक जीत नहीं थी, बल्कि उत्तर भारत के राजपूत केंद्रित शक्ति नेटवर्क के विघटन का निर्णायक संकेतक थी। इसके बाद गौरी की सेनाएं बनारस, बिहार और मगध की दिशा में भी सक्रिय हुईं और राजपूत शक्तियों को क्रमशः पीछे हटना पड़ा। सभी विजय अभियानों के बाद गौरी ने भारत को प्रत्यक्ष शासन का क्षेत्र नहीं बनाया, बल्कि अपने तुर्क सेनापतियों और गवर्नरों के माध्यम से शासन चलाया। यह नीति रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इससे उसके अधीनस्थ तुर्क सैनिक और अधिकारी भारतीय भू क्षेत्र में स्थायी रूप से बसने लगे। यह वही ढांचा था जो बाद में दिल्ली सल्तनत की संरचना का आधार बना। समग्रतः मोहम्मद गौरी के आक्रमण भारत के इतिहास के एक ऐसे निर्णायक बिंदु का निर्माण करते हैं, जहां से उत्तर भारत में मध्यकालीन मुस्लिम राजनीतिक सत्ता की शुरुआत होती है। गजनवी के अस्थायी और लूट प्रवृत्ति वाले अभियानों के विपरीत गौरी के अभियान राजनीतिक, सैन्य और साम्राज्यवादी उद्देश्य से संचालित थे।
उसका उद्देश्य केवल आक्रमण नहीं, बल्कि सत्ता स्थापना था, जिसने आगे चलकर दिल्ली सल्तनत, उसके बाद तुगलक लोदी मुगल जैसे विशाल साम्राज्यों की नींव डाल दी। राजपूतों की पराजय के कारण। राजपूतों की पराजय के कारण 11वीं-12वीं शताब्दी में जब तुर्क शक्ति मध्य एशिया, अफगानिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत की दिशा में प्रबल होकर उभर रही थी, उसी समय भारत की राजपूत राजनीति एक जटिल, असंगठित और परंपरागत संरचना से गुजर रही थी। यह वह काल था जब उत्तर भारत के शासक, विशेषकर प्रतिहार, चाहमान, गहलोत, परमार, कलचुरी, चंदेल, चौहान और तोमर अपनी अपनी स्वतंत्र सत्ता, क्षेत्रीय हित और वंश गौरव को केंद्र में रखकर चलते थे। राजपूतों की पराजय किसी एक कारण का परिणाम नहीं थी, बल्कि यह राजनीतिक, सैन्य, सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक कई स्तरों पर फैली कमजोरियों का संयुक्त परिणाम थी। राजपूतों की पराजय का मूल कारण था उनकी राजनीतिक विघटनशीलता। उत्तर भारत किसी केंद्रीकृत राज्य या राष्ट्रीय राजशक्ति के बजाय अनेक छोटे बड़े राजपूत राजवंशों में बंटा हुआ था। प्रत्येक वंश अपनी स्वतंत्रता को सर्वोच्च मानता था और आपसी संघर्षों के कारण वे एक व्यापक, एकीकृत प्रतिरोध खड़ा नहीं कर सके। चाहमान का परमार से, गहलोत का चौहानों से, कलचुरियों का चंदेलों से संघर्ष निरंतर चलता रहा। इस विभाजन ने तुर्कों को लाभ प्रदान किया, जिनका नेतृत्व स्पष्ट, केंद्रीकृत और लक्ष्य केंद्रित था। एक दूसरा महत्वपूर्ण कारण था राजपूतों की सैन्य रणनीति का पारंपरिक चरित्र। वे युद्ध को एक धार्मिक नैतिक कर्तव्य मानते थे, जिसमें व्यक्तिगत वीरता, आमने सामने की भिड़ंत और क्षत्रिय आदर्श सर्वोच्च थे। इसके विपरीत तुर्क सेना अत्यंत संगठित, अनुशासित, चलायमान और घुड़सवार तुरंगी रणनीति की विशेषज्ञ थी। तुर्क घुड़सवार धनुर्विद्या, तेज हमला, पीछे हटना, दूर से प्रहार और रात्रि आक्रमण जैसी रणनीतियों से लड़ते थे। राजपूत सेना इन नई युद्ध तकनीकों के सामने असहज और अप्रस्तुत दिखाई दी। राजपूतों की सैन्य कमजोरी में एक और कारण था उनका विन्यस्त सामंती सैन्य ढांचा। उनकी सेना विशाल अवश्य थी, परंतु वह सामंतों और जागीरदारों की वफादारी पर आधारित थी, जो कई बार संकट की घड़ी में अस्थिर सिद्ध हुई। तुर्कों के पास केंद्रीय नेतृत्व, पेशेवर सैनिकों और विजयी सेना की स्पष्ट संरचना थी, जबकि राजपूत सेना का नेतृत्व अक्सर विभक्त और व्यक्तिगत वंश गौरव पर आधारित रहता था। राजपूतों की पराजय का एक गहरा कारण था उनका पुरातनवादी और रूढ़िवादी मानसिक ढांचा। वे युद्ध, राज्य व्यवस्था और कूटनीति को पारंपरिक वैदिक क्षत्रिय दृष्टि से देखते थे। समकालीन परिस्थितियों के अनुरूप सैन्य, प्रशासनिक या तकनीकी सुधारों की आवश्यकता को उन्होंने कभी गंभीरता से नहीं लिया। इसके विपरीत तुर्क शक्ति न केवल सैन्य दृष्टि से आधुनिक थी, बल्कि नए शस्त्र, नई योजनाएं और नई लड़ाई तकनीकें अपनाने में सक्षम थी। राजपूत राजनीति की एक बड़ी दुर्बलता थी आपसी ईर्ष्या और सहयोग की कमी। तराइन के युद्ध से पहले कई राजपूत राज्यों ने चाहमान पृथ्वीराज को सहयोग नहीं प्रदान किया। इसी प्रकार महमूद गजनवी के प्रारंभिक आक्रमणों के समय भी कोई व्यापक राजपूत एकता विकसित नहीं हो सकी। इस असहयोगिता ने तुर्क शक्ति को क्रमशः पंजाब, सिंध और अंततः गंगा, यमुना दोआब तक पहुंचने का मार्ग प्रदान किया। राजपूत प्रशासन का सामंती ढांचा आर्थिक दृष्टि से भी कमजोर था। केंद्रीय राजकोष सीमित था, जबकि तुर्कों के पास लगातार युद्धों से प्राप्त विशाल आर्थिक संसाधन और दास व्यापार से प्राप्त संपन्नता थी। आर्थिक क्षमता ही सैन्य क्षमता का आधार बनती है, और इसी कारण तुर्क सेना अधिक सुसज्जित और संगठित थी। राजपूतों की पराजय का एक मनोवैज्ञानिक कारक भी था। क्षेत्रीयता का बोध राष्ट्रीयता पर भारी था।
राजपूत राज्य अपनी भूमि की रक्षा तक सीमित रहते थे। वे किसी व्यापक राजनीतिक या भौगोलिक एकता की धारणा से प्रेरित नहीं थे। तुर्क शक्ति एक स्पष्ट लक्ष्य के साथ आई, भारत में स्थायी शासन की स्थापना। राजपूतों के पास ऐसा कोई व्यापक राजनीतिक लक्ष्य नहीं था। अंततः राजपूतों की पराजय का मूल कारण यह था कि वे एक बदलती हुई दुनिया की नई सैन्य राजनीतिक चुनौतियों को समझ नहीं सके। उनकी संरचना सामंती, सैन्य नीति पुरातन, राजनीति विखंडित और अर्थव्यवस्था सीमित थी। तुर्क शक्ति के सामने इन सभी कमजोरियों ने मिलकर एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी जिसमें राजपूतों का प्रतिरोध समय समय पर वीरतापूर्ण होने के बावजूद सफल नहीं हो सका। समग्रतः राजपूतों की पराजय भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीतिक असंगठितता, सैन्य तकनीकी पिछड़ेपन, आपसी ईर्ष्या, कमजोर आर्थिक ढांचे और तुर्क शक्ति की अत्यधिक अनुशासित व आधुनिक सैन्य व्यवस्था, इन सबका सम्मिलित परिणाम थी। अल-बरूनी का भारत। अल-बरूनी का भारत इस्लामी जगत के महानतम विद्वानों में गिने जाने वाले अल-बरूनी, अबू रेहान अल-बिरूनी 973-1048 ने भारत का अध्ययन जिस गंभीरता, वैज्ञानिक दृष्टि और सांस्कृतिक संवेदनशीलता से किया, वह मध्यकालीन विश्व इतिहास का एक अद्वितीय अध्याय है। गजनवी शासक महमूद गजनवी के साथ भारत आने के बाद उसने लगभग 13 वर्ष भारत में रहकर भारतीय समाज, धर्म, विज्ञान, गणित, पौराणिक परंपराओं और सामाजिक संरचनाओं का गहन अध्ययन किया। यह अध्ययन उसके प्रसिद्ध ग्रंथ किताब उल हिंद, किताब एफी तहकीक मालील हिंद में संग्रहीत है, जो भारत के मध्यकालीन इतिहास का सबसे विश्वसनीय और निष्पक्ष स्रोत माना जाता है। अल-बरूनी का भारत वर्णन दो विशिष्ट तत्वों पर आधारित है: वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठता और सांस्कृतिक संवेदनशीलता। उसने न तो विदेशी आक्रमणकारी की दृष्टि अपनाई और न ही धार्मिक पूर्वाग्रहों का शिकार हुआ। इसके स्थान पर उसने भारतीय जीवन को समझने का प्रयास एक तटस्थ दार्शनिक की तरह किया। उसकी यह दृष्टि उसे उसके समय के अन्य मुस्लिम इतिहासकारों से पूर्णतः भिन्न बनाती है। अल-बरूनी भारतीय धर्मों, विशेषकर सनातन धर्म, वैदिक परंपरा, उपनिषद, सांख्य, योग, जैन बौद्ध दर्शन का गहरा अध्ययन करता है। उसने संस्कृत सीखी, भारतीय गुरुओं से शिक्षा ली और धर्म शास्त्रों का विश्लेषण किया। भारतीय धर्म को उसने रहस्यवाद, बहुदेववादी मान्यताओं और कठोर अनुष्ठानों से युक्त बताया, परंतु उसकी प्रशंसा भी की कि यह गहन दार्शनिकता और अध्यात्म शक्ति का स्रोत है। उसका मानना था कि भारतीय धर्म आत्मा, पुनर्जन्म, मोक्ष और कर्म सिद्धांत पर आधारित एक पूर्ण दार्शनिक ढांचा है। भारतीय समाज के बारे में उसका सबसे महत्वपूर्ण अवलोकन जाति व्यवस्था का है। उसने इसे भारत के धार्मिक, सामाजिक जीवन की रीढ़ माना, लेकिन साथ ही उसे यह भी प्रतीत हुआ कि जाति व्यवस्था सामाजिक गतिशीलता को बाधित करती है और परस्पर दूरी बढ़ाती है। अल-बरूनी का यह तर्क कि भारतीय समाज में जातिभेद बाहरी संस्कृतियों से संवाद को अवरुद्ध करता है, मध्यकालीन सामाजिक इतिहास का महत्वपूर्ण विश्लेषण है। राजनीतिक जीवन के बारे में उसका वर्णन गजनवी आक्रमणों के दौर की स्थिति को उजागर करता है। वह लिखता है कि भारत छोटे छोटे राजवंशों में विभाजित था, जिनमें पारस्परिक ईर्ष्या और असंगठित सैन्य रणनीति प्रचलित थी। यह वही स्थिति है जिसे वह मसूद गजनवी के अभियानों की सफलता का एक प्रमुख कारण बताता है। अल-बरूनी ने यह भी नोट किया कि भारतीय राजाओं में राजनीतिक एकता का अभाव था और वे बाहरी शक्तियों के विरुद्ध संगठित प्रतिरोध नहीं कर सके। विज्ञान, गणित और दर्शन के क्षेत्र में अल-बरूनी भारतीय उपलब्धियों का गहरा सम्मान करता है। उसने आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य और पाणिनि जैसे विद्वानों की कृतियों का उल्लेख किया। वह भारतीय दशमलव पद्धति, खगोल माप,
ग्रह गति सिद्धांत, ज्योतिष, औषध ज्ञान और व्याकरण शास्त्र की उच्चतम परंपरा की प्रशंसा करता है। उसने भारतीय गणित के अनेक सूत्रों का अनुवाद किया और इस ज्ञान को इस्लामी दुनिया तक पहुंचाया। अल-बरूनी का सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विश्लेषण है भारतीयों की सांस्कृतिक आत्म केंद्रता पर टिप्पणी। उसका कहना है कि भारतीय विद्वान अपनी संस्कृति को अत्यंत श्रेष्ठ मानते हैं और बाहर की संस्कृतियों को स्वीकारने में उदासीन हैं। वह इसे भारत के बौद्धिक संसार की एक सीमा के रूप में देखता है, हालांकि उनका विज्ञान और दर्शन अत्यंत विकसित था। किताब उल हिंद भारतीय जीवन का केवल विवरण मात्र नहीं है, यह एक दार्शनिक विश्लेषण है। अल-बरूनी भारत की आलोचना करता है, परंतु सम्मान के साथ। वह उसकी कमजोरियों को दर्शाता है, परंतु ईर्ष्या के भाव के बिना। वह उसकी श्रेष्ठताओं की प्रशंसा करता है, परंतु अंधविश्वास से मुक्त होकर। यही कारण है कि उसका ग्रंथ इतिहास लेखन की उस परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है जहां अध्ययन का उद्देश्य जीतना नहीं, समझना होता है। अल-बरूनी का भारत मध्यकालीन भारतीय सभ्यता का एक सर्वांगीण दर्पण है। धर्म, समाज, राजनीति, विज्ञान और मानवीय संबंधों का संतुलित और वस्तुनिष्ठ चित्र। आज भी किताब उल हिंद भारतीय इतिहास का सबसे विश्वसनीय, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील ग्रंथ माना जाता है। Please like, subscribe and comment.